वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम सेशन नंबर 5 करेंगे, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का आखिरी टॉपिक है। और इसमें हम आज एग्जांपल्स और केस स्टडी के ऊपर भी बात करेंगे। थ्योरी पार्ट हमने ऑलमोस्ट सारा कवर कर लिया है, जो पहले 4 सेशन थे। और आज का सेशन हमारा काफ़ी प्रैक्टिकल बेस रहेगा, क्योंकि थ्योरी इसमें से 3 नंबर की आ सकती है, लेकिन इसमें से केस स्टडी आने की संभावना रहती है, जो कि 6 नंबर, 8 नंबर या फिर 10 नंबर या 12 नंबर की भी कभी-कभार केस स्टडीज टॉपिक में से आ जाती है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है एग्जाम की, तो ऐसा नहीं है कि केस स्टडी सिर्फ इंश्योरेंस के अंदर से ही आएगी, लेकिन जो हम जो डिस्कस करेंगे आज, उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन किसी और टॉपिक की केस स्टडी में भी हो सकती है। तो केस स्टडी के अंदर आज की डेट में जो केस स्टडीज एग्जांपल्स आ रहे हैं, उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी लेवल इस तरह से है कि एग्जामिनर एक केस स्टडी के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करता है। तो जब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता होंगे, केस स्टडी को सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और केस स्टडी अगर आप केस स्टडीज और न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स के ऊपर अगर आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, तो इस एग्जाम को पास करना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो इसलिए अपने आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए पहले 4 सेशन में, और जिससे पहले हमने टॉपिक कवर किए हैं। और आज के सेशन के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पकड़ेंगे, एनवायरनमेंट, जिसके अंदर भी थ्योरी मार्क्स तो कम है, लेकिन अगेन केस स्टडी उसके अंदर से स्टिग्मा वैल्यू के ऊपर आ जाती है। तो वो भी एक काफ़ी अच्छा टॉपिक है समझने के लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पूरा सिलेबस है, ऑलमोस्ट हम सारा थ्योरी पार्ट इसमें कवर कर चुके हैं। आज हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करेंगे थोड़ा सा, और कुछ कॉन्सेप्ट्स नए सीखेंगे, जो कि एग्जाम्पल और केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और फिर हम उन कॉन्सेप्ट्स की एप्लीकेशन देखेंगे। तो पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल सिखाऊंगा, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाते बढ़ाते 2-3 केस स्टडीज भी हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। देखिए, पहले बात, जो इंश्योरेंस के ऊपर अगर कोई भी एग्जाम्पल या फिर केस स्टडी आपके पास आती है, तो उसमें आपने ये जो 2 हमने कॉन्सेप्ट यहाँ लिखे हैं, ये अपने बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने हैं। पहला कॉन्सेप्ट है अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट। कभी-कभी एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, व्हाट इज द अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट का। सम इंश्योर्ड एट द टाइम पॉलिसी परचेज्ड, जिस समय पॉलिसी ली गई थी उस समय कितना कवरेज लिया गया था, डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ असेट ऑन द डेट ऑफ क्लेम। तो जिस समय क्लेम हुआ उस समय लॉस हुआ, मतलब कि उससे जस्ट पहले या फिर एट द टाइम ऑफ लॉस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी जिसके ऊपर इंश्योरेंस थी। क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी नॉर्मली एक्चुअल लॉस को कवर करती है, until unless it is agreed value policy, और बट जनरली एग्जाम्पल परस्पेक्टिव से आपको एक्चुअल लॉस जो है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, या फिर आपको निकालना पड़ेगा अगर वो केस स्टडी है। तो जब आप काउंटर इंश्योरेंस क्वेश्चन निकाल लेंगे, तो उसके बाद क्लेम पेएबल इज इक्वल टू वैल्यू असेस्ड एज लॉस, कि जो एक्चुअली जो लॉस आपका हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर इंश्योरेंस क्वोशिएंट के साथ। तो मान लीजिए 100 रुपए का आपका लॉस हुआ और अंडर इंश्योरेंस क्वोशिएंट 0.70 आ गया, तो आपकी जो क्लेम पेबल है वो 70 रुपए आपको मिलेगा उसके अंदर। एप्लीकेशन देखेंगे इसकी हम आने वाले क्वेश्चंस में। उसका एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलिसी एक्सेस। शायद हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको, लेकिन जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए हम इसको रिएटरेट करते हैं यहाँ पे।
पॉलिसी एक्सेस क्या होता है कि ये वो अमाउंट है जो कि बेसिकली अपनी पॉकेट से पे करना है। जैसे कई बार होता है ना, फाइल चार्ज आपने सुना होगा। मान लीजिए आपने एक इंश्योरेंस लिया और उसमें एक क्लॉज है कि आपको 5,000 रुपए तक का अपनी पॉकेट से डिडक्टेबल ऑनर एक्सपेंस पे है, मान लीजिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए आपका डैमेज, जैसे एग्जांपल दे रखा है, 4,000 रुपए खर्चा किया आपने, डैमेज जो हुआ वो 4,000 रुपए का हुआ मान लीजिए। तो अगर उस पॉलिसी के अंदर एक्सेस क्लॉज है, फॉर एग्जांपल 600 रुपए, तो अब उस केस में क्या है, जो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पास है और आपके एसेट के ऊपर 4,000 का खर्चा हुआ, नुकसान हुआ, और 600 रुपए का उसमें पॉलिसी एक्सेस है, तो 600 रुपए आपको अपनी पॉकेट से पे करने हैं, और बैलेंस जो 3,400 रुपए है वो इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। तो ये डिडक्टेबल, फाइल चार्ज कई बार इस तरह से होता है। कुछ तरह की पॉलिसीज होती हैं इसके अंदर मैंडेटरी है कि आपको कुछ अमाउंट अपनी पॉकेट से पे करना है पहले, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। नॉर्मली ऑटो इंश्योरेंस के अंदर ही आप देखने को मिलता है आप कि 500 या 1,000 रुपए का फाइल चार्ज बोल देते हैं उसको, दैट इज काइंड ऑफ पॉलिसी एक्सेस। अब देखिए पॉलिसी एक्सेस दो तरह के होते हैं, जैसे कि हमने कहा, पहला स्टैंडर्ड एक्सेस और सेकंड वॉलंटरी एक्सेस। तो स्टैंडर्ड एक्सेस क्या होगा कि मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी पॉलिसी है कि साहब हम हर एक क्लेम के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट काटेंगे जो कि ऑनर को अपने पॉकेट से पे करना है, तो उसमें कोई चॉइस नहीं है ऑनर के पास। बेस्ट एग्जांपल वही कार इंश्योरेंस का हम देंगे, उसमें कैसे कि बहुत सारी कार इंश्योरेंस लेती है, इसमें स्टैंडर्ड क्लॉज रहता है, स्टैंडर्ड फाइल चार्ज रहती है 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए का उसमें रहता है जब भी आप क्लेम के लिए कंपनी के पास जाएंगे। वॉलंटरी एक्सेस क्या होता है कि आप कंपनी को बोलते हैं कि ठीक है, आपने 1,000 रुपए का आपका है पॉलिसी, लेकिन मैं उसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, तो मैं मान लीजिए 5,000 रुपए तक अपनी पॉकेट से पे करूंगा। तो सिंस आप 5,000 तक अपने ऊपर रिस्क अपना बढ़ा रहे हैं, तो आपका प्रीमियम कम हो जाएगा उस केस में नॉर्मली। तो कुछ लोग करते हैं, जिनको लगता है कि वो गाड़ी बहुत कम चलाएंगे, मान लीजिए कार की बात करते हैं अगर, तो मुझे लगता है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं है बहुत ज़्यादा, तो फिर मेरे को अगर मैं चलाऊंगा ही नहीं तो उसमें रिस्क बहुत कम है, तो मैं हो सकता है कि प्रेफर करूँ ठीक है मेरा डिडक्शन बढ़ा दीजिए वॉलंटरी एक्सेस, ताकि मेरा प्रीमियम जो है वो 4-5 हज़ार रुपये, मान लीजिए हो सकता है कि अगर मैं 1,000 रुपये का फाइल चार्ज लेता हूँ, स्टैंडर्ड एक्सेस लेता हूँ, तो मेरा प्रीमियम मान लीजिए गाड़ी का आ रहा है 15,000 रुपये साल का। अब वही उसको बढ़ा के मैं 5,000 रुपये कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है मेरा प्रीमियम 10,000 रुपये आ जाए, तो मेरे 5,000 बच रहे हैं उसके अंदर। तो मैं हिसाब लगा रहा हूँ ठीक है, अगर एक बार कहीं नुकसान हो भी गया तो 5,000 रुपये पॉकेट से लगा दूंगा अपनी, में गाड़ी कंपनी से क्लेम नहीं लूंगा उसका। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपना एक ऑप्शनल वॉलंटरी एक्सेस बढ़ा देते हैं ताकि उनका प्रीमियम कम हो जाए, और जिनको लगता है कि वो सेफ ड्राइविंग करते हैं या फिर रिस्क कम है, अपनी पर्सनल चॉइस है। तो अगर आपने ऐसा कोई एक्स्ट्रा अमाउंट ले रखा है जो कि ओवर एंड अबव स्टैंडर्ड एक्सेस है, तो वो का वॉलंटरी अमाउंट कहलाएगा। तो अगर आपने वॉलंटरी एक्सेस लिया तो स्टैंडर्ड एक्सेस खत्म हो जाएगा और वॉलंटरी एक्सेस उसमें आ जाएगा आपका पिक्चर के अंदर। नेक्स्ट है इंश्योरेबल वैल्यू। अब इंश्योरेबल वैल्यू क्या है, बेसिकली ये आपकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है या फिर एक्चुअल कैश वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग फॉर विच स्टैंडर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड इंडेमनिटी कवर। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि लैंड का कभी वैल्यू इंश्योरेबल वैल्यू नहीं होती। इंश्योरेबल वैल्यू इज द लेस देन द प्रॉपर्टी अप्राइज्ड वैल्यू or market value because it excludes land value and other certain items like foundation cost, undergrouting, piping and wiring etc. तो जमीन और जमीन से जुड़े हुए जो भी चीजें हैं, ऐसे अंडरग्राउंड वाली पाइप डाल रखी है, वायरिंग है, फाउंडेशन है, उनका भी इंश्योरेंस नहीं होता। तो आप लेने को ले लीजिए, आप कल को क्लेम नहीं मिलेगा आपको उसका। आप प्रीमियम पे कर सकते हैं कंपनी को, कंपनी बोल लेने के टाइम कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन जब आप क्लेम लेने जाएंगे तो आपको उस प्रॉपर्टी से लैंड और उसके अंदर जो जमीन में जो काम हुआ है उसके अगेंस्ट कोई भी इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। तो आप अपना अननेसेसरली अपना प्रीमियम खराब करेंगे आप। द एग्जैक्ट फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग इंश्योरेबल वैल्यू इज यूजुअली गिवन इन द वैल्यूएशन क्लॉज ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें, जब आप एक्चुअल में वैल्यूएशन करेंगे किसी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस पर्पज के लिए, तो आपको उस पॉलिसी को पढ़ना है। उसमें एक क्लॉज रहेगा कि इस प्रॉपर्टी का कौन कौन सा पार्ट आपने इंश्योरेंस
कवरेज के लिए पकड़ना है और कौन सा नहीं पकड़ना है। तो ये उस पॉलिसी का पार्ट रहता है। आपने वो पॉलिसी पढ़नी है, टर्म्स कंडीशन पढ़नी है, वो क्लॉज पढ़ना और उसके हिसाब से वैल्यूएशन करनी है। बट फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव से कुछ चीजें तो हम बता रहे हैं आपको, अदरवाइज आपको एग्जाम में लिखा रहेगा क्या चीज पकड़नी है क्या चीज नहीं पकड़नी है। बट ऑब्वियसली अगर लैंड, फाउंडेशन, अंडरग्राउंड पाइपिंग, अंडरग्राउंड वायरिंग, ये चीजें लिखी हुई हैं, नहीं भी लिखी हैं, साइलेंट है क्वेश्चन, तो भी आपको उसमें से एक्सक्लूड ही करना है। तो नॉर्मल एक्सक्लूजन जो होते हैं वो क्या होते हैं? टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग माइनस लैंड वैल्यू। जमीन का इंश्योरेंस नहीं होता, कवरेज नहीं है। फाउंडेशन कॉस्ट वो भी आपको एक्सक्लूड करनी है। अंडरग्राउंड वायरिंग एंड पाइपिंग, कुछ भी अगर जमीन के अंदर पाइप और तार डाल रखी है। एनी अदर आइटम मेंशन्ड फॉर एक्सक्लूजन इन द पॉलिसी, अगर इसके अलावा और भी कोई चीज एक्सक्लूड कर रखी है इस पॉलिसी के अंदर, तो वो भी आपको उसके अंदर से माइनस करके उस इंश्योरेंस वैल्यू, इंश्योरेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी आपको निकालनी। नेक्स्ट है साल्वेज वैल्यू फॉर इंश्योरेंस। तो अगर कोई क्वेश्चन नॉर्मली साइलेंट है तो उसको आपको जीरो साल्वेज वैल्यू पकड़नी है उस क्वेश्चन के अंदर। ये एक अजम्पशन है जो मैं एग्जाम परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ आप। अगर वो एग्जामिनर ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि 10% की सैल्वेज वैल्यू है, 5% सैल्वेज वैल्यू है, तो आपको पकड़नी है। अदरवाइज आप उसको नील एज्यूम करके ही आप उस केस को बनाइए। 99% आपका वही सोल्यूशन होगा, तो आपको उसमें कुछ भी घबराना नहीं है। जस्ट एज्यूम जीरो। ये एग्जांपल देखते हैं अभी। एक प्रॉपर्टी है जो कि फायर के अगेंस्ट इंश्योरेंस उसका हमने करवाना है या करवा रखा है। अब एज ए वैल्यूअर हमें बोला जा रहा है कि इसकी आप इंश्योरेबल वैल्यू इस प्रॉपर्टी की निकालिए। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? प्लिंथ एरिया दे दिया हमको, प्लिंथ एरिया ऑफ टिम्बर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर मीटर का है प्लिंथ एरिया। टिम्बर फ्रेम स्ट्रक्चर है और 1000 स्क्वायर मीटर का उसका प्लिंथ एरिया है। एज ऑफ बिल्डिंग 20 साल दे दी है हमको। फ्यूचर लाइफ ऑफ बिल्डिंग 35 ईयर्स दे दी है। तो एज और लाइफ मतलब 20 से 25 साल का इसमें हमें टोटल दे रखा है। एज मतलब करंट एज अभी तक का जो है 20 साल की पुरानी बिल्डिंग है और 35 साल और है। तो टोटल लाइफ कितनी होगी? 20 प्लस 35, 55 साल की लाइफ होगी टोटल इसके अंदर। ये आपने ध्यान रखना। थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इसमें दिया हुआ है फ्यूचर लाइफ ऑफ द बिल्डिंग। तो आपने फ्यूचर लाइफ और लाइफ दोनों में अंतर ध्यान रखना है कि कई बार स्टूडेंट्स क्या है उसको लाइफ ऑफ बिल्डिंग 35 साल समझ के और 35 माइनस 20 करके 15 साल की रिमेनिंग लाइफ पकड़ के उस केस को बना देते हैं। बट एक्चुअली वो गलत है। आपने जब भी लाइफ लिखा हो तो ध्यान रखना है कि कौन सी लाइफ की बात कर रहा है। पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ, या लाइफ खाली खाली लाइफ लिखा है तो मतलब एज प्लस फ्यूचर लाइफ। पास्ट मतलब फ्यूचर, पास्ट प्लस फ्यूचर दोनों मिला के है। डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है 30% का। एज्यूम्ड कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन 15%, तो कॉस्ट ऑफ फाउंडेशन 15% दे दी। और उसके अंदर जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है सिमिलर स्ट्रक्चर की वो दे रखी है 10,500 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो पहले एज यूजुअल हम जो भी केसेस हम करते हैं नॉर्मली हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही निकालते हैं, पहला स्टेप। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द टोटल बिल्डिंग, ठीक है, तो वो आपको कितना आ गया? 1000 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय 10,500 रुपए स्क्वायर मीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,05,00,000 की आपकी वैल्यू आ गई पूरी पूरी बिल्डिंग की रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब इसके अंदर से आप फाउंडेशन कॉस्ट को माइनस करेंगे। जो 15% दे रखी है कि 15% ऑफ द बिल्डिंग कॉस्ट इज फाउंडेशन कॉस्ट। तो 1,05,00,000 का 15% माइनस करेंगे 1,05,00,000 में से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली 89.25 lakhs। ये आपकी आ गई बिल्डिंग की वैल्यू, नई बिल्डिंग की। इसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया अभी हमने। रिप्लेसमेंट आरसी एंड न्यू ऑफ द बिल्डिंग कंसिडरिंग 50% एज डेप्रिसिएशन कॉस्ट, इस फाउंडेशन कॉस्ट। इसके अंदर आपकी लैंड वैल्यू नहीं काउंट करी हमने। आपने ध्यान देने वाली बात ये है, अभी तक हमने लैंड वैल्यू कहीं पर ऐड नहीं करी बिकॉज लैंड पे इंश्योरेबल वैल्यू नहीं आती। उसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 30% दे रखा है एग्जाम में। तो 89.25 में से जो मल्टीप्लाई करेंगे 30% के ऊपर तो आएगा 26,27,000 रुपए। यहाँ पे देखिए। और जब इसको 26,27,000 को हम माइनस कर देंगे 89.25 लाख से,
तो जो आपकी डेप्रिशिएटेड रिप्लेसमेंट कॉस्ट फॉर इंश्योरेंस पर्पस ऑफ द बिल्डिंग इज 62.47। तो इंश्योरेबल वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 62.47। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट हम एक केस स्टडी देख लेते हैं। तो बेसिकली इस केस स्टडी में देखिए एक स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी है जो कि 50 लाख रुपए की बिल्डिंग की वैल्यू है। इसमें कि सम इंश्योर्ड जो है 50 लाख रुपए दिया हुआ है। स्टैंडर्ड फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज देयर फॉर 50 lakhs फॉर अ फैक्ट्री बिल्डिंग एंड मेजरिंग 700 स्क्वायर मीटर। तो सम इंश्योर्ड आपको 50 लाख दे दिया और बिल्डिंग का जो एरिया है वो फैक्ट्री बिल्डिंग का जो है वो 700 स्क्वायर मीटर का एरिया हो गया। ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड, एज दे दी आपको 20 साल की। रिप्लेसमेंट रेट दिया हुआ है इसमें 20,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो आपने ध्यान रखना है ये पर स्क्वायर फीट है, पर स्क्वायर मीटर, कभी कभी यहाँ पर यूनिट्स आपके डिफरेंट हो जाते हैं। फायर लॉस इज 10 लाख रुपीज। एक्चुअल जो लॉस हुआ है फायर के बाद वो 10 लाख रुपए का असेसमेंट हुआ है उसके अंदर। लाइफ पूरी बिल्डिंग की यहाँ पे देखिए लाइफ दे रखी है, एस्टिमेटेड फ्यूचर लाइफ नहीं दे रखी, ये लाइफ है। तो इसमें आपका 20 साल जो एज है वो भी इंक्लूडेड है। तो आपने ये ध्यान रखना है लाइफ है या फ्यूचर लाइफ है। तो यहाँ पर टोटल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग 60 साल दे दी हमको और सालवेज वैल्यू नील दे दी है यहाँ पे। अब हमें को एग्जामिनर ने दी 10 मार्क की केस स्टडी है, इसको 8 मार्क या 12 नंबर के केस स्टडी के अंदर भी आ सकती है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? क्लेम पेएबल। तो देखिए पहला ये निकालना है। सेकंड से ये चीज पूछा है कि इसने क्लेम पेएबल बताइए इफ एक्सेस अमाउंट इज 10,000 रुपीज। अगर 10,000 रुपए का इसमें एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस क्लॉज है, तो उसमें क्लेम पेएबल कितना आएगा? प्रेजेंट मार्केट वर्थ लेस फाउंडेशन बिफोर फायर डैमेज, के जो मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की फाउंडेशन निकाल के डैमेज करने से पहले वो निकालनी है बिल्डिंग की आपको। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग न्यू टुडे डिडक्टिंग 10% फॉर द फाउंडेशन। तो अब इसमें देखिए जो फाउंडेशन कॉस्ट है आरसीएन निकालना है आपको और 10% फाउंडेशन कॉस्ट इसमें दे रखी है और डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन और स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सॉल्व करते हैं इसको। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि पहले आप जो डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए बुलेट पॉइंट्स में। अगर एक्सेल में कर रहे हैं तो एक्सेल में लिख लीजिए और उससे क्या आपको पता लग जाएगा कहीं पे अगर यूनिट्स गलत होंगे या फिर ऊपर नीचे कहीं पे स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट दिया हुआ है, पर मंथ दिया हुआ है, तो वो आपको सारा टाइप करने के टाइम पे आपको पता लग जाएगा। तो डाटा पूरा लिख लीजिए पहले आपको, तो आपको 10-20% तक आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्वेश्चन में। उसके बाद पहला आपको निकालना है रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू ऑफ द बिल्डिंग। तो अब रिप्लेसमेंट कॉस्ट बिल्डिंग की क्या है? क्योंकि एरिया हमें दे रखा है 700 स्क्वायर मीटर और रिप्लेसमेंट रेट दे रखा है 20,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 700 स्क्वायर मीटर को 20,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर के साथ, तो जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग है वो आ गई आपकी 1,40,40,00,000 रुपए, 140 लैक्स। अब इसके अंदर डेप्रिसिएशन निकालना है हमको। जो क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर, तो परसेंटेज डेप्रिसिएशन कितना है? जो एज ऑफ द बिल्डिंग है वो 20 साल है, टोटल लाइफ हमें दे रखी है 60 साल। तो मतलब कि 60 साल में से 20 साल पूरे हो गए। तो जब हम 20 साल को डिवाइड बाय 60 साल करेंगे तो डेप्रिसिएशन आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से आ गया 33.33%। तो इतना परसेंट डेप्रिसिएशन है उसके अंदर। तो अब इसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आएगा? ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, डेप्रिसिएशन अमाउंट एंड डेप्रिशिएटेड अमाउंट। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या हो गया? कितना अमाउंट है एब्सोल्यूट अमाउंट, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो आपको 33% निकालना है 140 का, 1,40,00,000 का 33% जो बनेगा दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन अमाउंट। तो ये डेप्रिसिएशन दिखिएगा आपको। और डेप्रिशिएटेड अमाउंट क्या है? जब आप पूरी बिल्डिंग में से बिल्डिंग की जो कॉस्ट है आरसीएन जो है उसके अंदर से डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी दो वो कहलाती है डेप्रिशिएटेड अमाउंट। तो डेप्रिशिएटेड अमाउंट क्या है? बिल्डिंग की वो कीमत जिस जो कि हमें मिलती है डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालने के बाद। आरसीएन माइनस डेप्रिसिएशन अमाउंट इज इक्वल टू डेप्रिशिएटेड अमाउंट। तो आपने ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है हमेशा स्टूडेंट्स को और ये इसमें गलती करते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना है आपने। अब उसके बाद जो है हमें इंश्योरेबल एग्जिस्टिंग इंश्योरेबल वैल्यू आपकी निकालनी है। वो कितनी आएगी? क्योंकि डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग आपकी जो दे रखी है वो 93.33 लैक्स दे रखी है। अब 10% इसमें फाउंडेशन कॉस्ट है, 10% एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा है हमको।
तो 10% जो फाउंडेशन कॉस्ट माइनस करेंगे इसमें से 93.33 में से, कि हम जो फाउंडेशन की जो वैल्यू है वो उसको इंश्योरेंस कवरेज में कवर नहीं होता है वो। तो हमारी जो वैल्यू आएगी 84 lakhs की आ गई, जो कि हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। हमने समझा था अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट, तो हमें सम इंश्योर्ड दे रखा है इस क्वेश्चन में 50 लाख रुपए। तो जिस समय बिल्डिंग का नुकसान हुआ, जब फायर हुई उसके ऊपर, उस समय जो बिल्डिंग की वैल्यू थी वो 84 लाख रुपए थी, लेकिन कवरेज कितना लिया था शुरू में? 50 लाख रुपए। तो उसके हिसाब से आपका जो अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट क्या आएगा? सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन डेट ऑफ क्लेम, मतलब जिस दिन फायर लगी आपकी, जिस दिन नुकसान हुआ, जो कि 84 लाख रुपए था। तो 50 लाख डिवाइड बाय 84 लाख, तो 0.595 आपका इसमें आ गया अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट। कभी कभी एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, व्हाट इज अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट इन दिस केस, तो आपको निकालना आना चाहिए। और उसके बिना आप कोई सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे इंश्योरेंस की कोई भी केस स्टडी, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आप। तो क्लेम पेबल कितना है? तो क्योंकि फायर लॉस 10 लाख रुपए का क्वेश्चन में एग्जाम में दे रखा है, तो फायर लॉस 10 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय अंडर इंश्योरेंस क्वेश्चन 0.595, तो 5,95,000 रुपए आपका इसमें क्लेम आएगा, जो कि आंसर नंबर 1 है। क्वेश्चन टू आंसर नंबर 1 है। अगर इस पॉलिसी के अंदर एक्सेस क्लॉज दिया हुआ है 10,000 रुपए का, तो उस केस में जो क्लेम पेबल माइनस 10,000 रुपए एक्सेस क्लॉज 5.85, बिकॉज 10,000 रुपए पॉकेट से पे करना है। लेकिन अगर यही फ्रेंचाइजी क्लॉज हो, मान लीजिए, इंस्टेड ऑफ, मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर एग्जाम में फ्रेंचाइजी क्लॉज दे दिया है उसने, तो फिर आपका ये 10,000 माइनस नहीं होगा उसमें, तो 5.95 ही रहेगा। फ्रेंचाइजी क्लॉज में क्या होता है कि आपका, अगर मान लीजिए 10,000 का फ्रेंचाइजी क्लॉज है, तो अगर आपका क्लेम अमाउंट 10,000 रुपए तक ही है, क्लेम पेबल जो है 10,000 रुपए तक है, तो अप टू 10,000 तक आपको नहीं देगा कंपनी कुछ भी, तो आपको अपनी पॉकेट से पे करना है। लेकिन अगर वो क्लेम अमाउंट 10,000 से ऊपर चला जाता है, तो फिर इन दैट केस आपको टोटल अमाउंट मिलेगा। तो वो अपनी पॉकेट से तब तक ही पे करना है अगर वो क्लेम अमाउंट एक 10,000 एक सर्टेन अमाउंट तक है। अगर उसके ऊपर एक्सीड कर गया तो फिर आपको पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना है। वो फ्रेंचाइजी क्लॉज है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग है, जो हम इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पूछा है कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग डिडक्टिंग फाउंडेशन कॉस्ट, तो हमने निकाला था 140 की आपकी टोटल बिल्डिंग है। आज की डेट में जो कीमत है बिल्डिंग की वो 140 है, 1 करोड़ 40 लाख रुपए है। अब उसमें 10% की फाउंडेशन कॉस्ट दी हुई है आपको उसके अंदर, तो 10% फाउंडेशन कॉस्ट जब माइनस कर देंगे तो 1 करोड़ 26 लाख की इसमें आपकी वैल्यू बन के आती है, जो कि आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। और डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन, तो अब इसमें क्योंकि 20 साल पुरानी बिल्डिंग है और आरसीएन हमने निकाल लिया है 1 करोड़ 26 लाख रुपए बिल्डिंग का एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन, तो 1 करोड़ 26 लाख का 33% कितना बनेगा? 42 लाख रुपए। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर क्वेश्चन, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। ये एक केस स्टडी, सेकंड केस स्टडी देखते हैं, जो कि सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करने का तरीका इसका अलग निकालेंगे। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाएंगे इसमें छोटा सा, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना करें। तो बेसिकली क्या होता है कि आप जो बेसिकली जब इस तरह की केस स्टडी कर रहे हैं, तो आप फाउंडेशन कॉस्ट जो है डेप्रिसिएशन निकालने से पहले माइनस कर लीजिए स्ट्रक्चर में से, या फिर पहले डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए उसके बाद फाउंडेशन कॉस्ट माइनस कीजिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है, आपका आंसर सेम ही आएगा। ये केस स्टडी नंबर 2 हमने उसी पर्पज से आपको दी है। पहले वाले केस में हमने पहले फाउंडेशन कॉस्ट माइनस करी थी, और उसके बाद फिर हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया, डेप्रिसिएशन निकाला था, तो हमारा आंसर आया था। अब देखिए एक और केस कर रहे हैं इसमें कि हम, और एक इसमें नया कॉन्सेप्ट और भी समझेंगे हम। तो देखिए स्टैंडर्ड फायर पॉलिसी है यहाँ पे, जहाँ पर कि हमें 1 करोड़ 61 लाख रुपए का यहाँ पर कवरेज दिया हुआ है। और उसके बाद एक 1400 स्क्वायर मीटर की आपकी बिल्डिंग है, 15 साल पुरानी बिल्डिंग दे दी है हमको। रिप्लेसमेंट रेट दिया हुआ है 18,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। एक्चुअल जो फायर लॉस हुआ है 30 लाख रुपए हुआ है। लाइफ ऑफ द एज्यूम लाइफ, टोटल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग 60 साल दे रखी है। साल्वेज वैल्यू नील दे दी है हमको। अब वही क्लेम पेबल निकालना है। अगर फिर क्लेम पेबल निकालना है, इफ पॉलिसी एक्सेस ऑफ 10,000 रुपीज, 10,000 का पॉलिसी एक्सेस मान लीजिए। प्रेजेंट वर्थ एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन बिफोर फायर डैमेज, तो ये प्रेजेंट वर्थ दिया हुआ है आरसीएन एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन बिफोर डैमेज। तो आरसीएन निकाल के वहां से फाउंडेशन माइनस करेंगे तो आपका ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द न्यू बिल्डिंग टुडे डिडक्टिंग 50% फॉर द फाउंडेशन। आरसीएन आपको निकालना है आज का, और
15% का फाउंडेशन पकड़ के। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड परसेंटेज डेप्रिसिएशन इफ साल्वेज इज 20%। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये ऊपर दिया हुआ है साल्वेज नील, लेकिन यहाँ पर आपको साल्वेज दे दिया 20%। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें ही आपको साल्वेज 20% मानना है। बाकी जो ऊपर के 5 क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको साल्वेज 0 ही पकड़ के चलना है। तो ये डाटा लिख लीजिए पहले। तो इसका एक डाटा को लिखने का और बेहतर तरीका ये होता है कि आप इसको डाटा को, बिल्डिंग का डाटा कितना है वो लिख लीजिए और पॉलिसी डाटा कितना है वो लिख लीजिए, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए। उस डाटा को, इन्फॉर्मेशन को स्लाइसिंग कर लीजिए आप, क्योंकि इंश्योरेंस वाले केसेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आप उसको स्लाइसिंग कर लीजिए। पॉलिसी से लिंक जो डाटा है, जैसे कि सम इंश्योर्ड 1,61,00,000 रुपए है, फायर लॉस इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक है 30 लाख रुपए, पॉलिसी एक्सेस 10 लाख रुपए दे रखा है, और डेप्रिसिएशन मेथड एज पर पॉलिसी स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है, जो कि हमें फॉलो करना है। और बिल्डिंग से लिंक डाटा क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग एरिया दिया हुआ, बिल्डिंग एज दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट रेट हमें दिया है 18,000 रुपए स्क्वायर फीट, 18,000 रुपए स्क्वायर मीटर। उसके बाद बिल्डिंग लाइफ दे रखी है हमें 60 साल की, फाउंडेशन कॉस्ट 15% दे दी है यहाँ पे, और साल्वेज दिया हुआ है नील क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के लिए, और 20% क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो एज यूजुअल पहले आप निकालिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द फुल बिल्डिंग, जो कि आरसीएन है हमारा, नई बिल्डिंग जो है उसका बिल्डिंग एरिया में दे रखा है 1400 स्क्वायर मीटर, मल्टीप्लाई बाय 18,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल जो बिल्डिंग की कीमत है आज की डेट में, आरसीएन रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू ऑफ द बिल्डिंग एज ऑफ टुडे, मतलब कि जिस दिन फायर लॉस हुआ है, जिस दिन लॉस एक्चुअल लॉस हुआ है, वो बनती है आपकी 2,52,00,000 रुपए। अब इसमें 15% आपको दे रखा है फाउंडेशन कॉस्ट, तो 2,52,00,000 का 15% जब आप निकालेंगे तो वो बनता है 37,80,000 रुपए। तो अब आरसीएन ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हमसे, तो वो क्या बन गया, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द फुल बिल्डिंग, आरसीएन ऑफ द फुल बिल्डिंग माइनस फाउंडेशन कॉस्ट। तो 2,52,00,000 में से जब 37,80,000 माइनस करेंगे, तो आपका 2,14,000 और 20,000 रुपए आपका इसमें वैल्यू आ जाएगी, जो कि बनता है, जो कि आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब देखिए, साल्वेज हमें इसमें 0 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगी कि जब 15 साल इसकी बिल्डिंग की एज है और टोटल लाइफ दे रखी है 60 साल, तो स्ट्रेट लाइन मेथड से हम अगर परसेंटेज डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो 15 साल डिवाइड बाय 60 साल, तो 25% का आपका इसमें टोटल डेप्रिसिएशन आ जाता है, परसेंटेज, यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अब उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन। अब जो हमने पीछे पिछली स्लाइड में जो हमने निकाला था, वहां पर हमने आरसीएन ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन कॉस्ट निकाल लिया था, 2,14,20,000 रुपए। तो इसका 25% निकालेंगे तो बनता है 53,55,000 रुपए, जो कि आपका हो गया डेप्रीसिएशन। डेप्रीशिएटेड अमाउंट नहीं है ये डेप्रीसिएशन अमाउंट है, जो कि बिल्डिंग का है, जो बनता है 53,55,000 रुपए, जो कि हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब इंश्योरेबल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग बिफोर फायर डैमेज। अब हमें पता है कि इंश्योरेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है, कि आपकी जो उस समय की जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की, जो बेसिकली जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन कॉस्ट। तो अब हमने जो आरसीएन निकाला यहाँ पर देखिए, ये जो आरसीएन हमने पिछली स्लाइड में निकाला था, आरसीएन ऑफ द बिल्डिंग रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन, तो वो आपका बनता है 2,14,20,000 रुपए, जो हमने पिछली स्लाइड में निकाला है। और डेप्रिसिएशन अमाउंट निकाल लिया इसके ऊपर एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन, तो वो बनता है 53,55,000 रुपए, जो हमने यहाँ निकाला है, जो अपने नोट देख रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात ये, इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली डेप्रिसिएशन पहले निकाला, और उसके पहले हमने बेसिकली फाउंडेशन कॉस्ट माइनस करी और फिर डेप्रिसिएशन निकाला। और पिछले वाले केस स्टडी 1 के अंदर हमने क्या किया था, पहले हमने फाउंडेशन कॉस्ट माइनस करी थी, और फिर पहले हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया था, फिर फाउंडेशन कॉस्ट माइनस करी थी। तो दोनों तरीके से आप कैसे भी करिए, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो इंश्योरेबल वैल्यू हम जानते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन एज ऑन डेट ऑफ लॉस, ये बनती है आपकी 1,60,00,000 रुपए, 1,60,00,000 और 65,000 रुपए। तो अब इसमें अंडर इंश्योरेंस क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर सम इंश्योर्ड ज्यादा था, यहाँ पे ये ओवर इंश्योरेंस का केस है। अगर आपको सेशन नंबर आपने 4 देखा है, तो वहां हमने अंडर इंश्योरेंस और ओवर इंश्योरेंस के बारे में बात की है। तो ये बेसिकली ओवर इंश्योरेंस का केस है, क्योंकि यहाँ पर सम इंश्योर्ड जो है वो ज्यादा है, इंश्योरेबल वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग बिफोर डैमेज। तो सिंस ज्यादा है, तो वो 100% है, तो मोर देन 100% मतलब 100% है, जितना लॉस हुआ उसके ऊपर 100% से ऊपर क्लेम नहीं मिल सकता आपको। तो अंडर इंश्योरेंस क्वेश्चन 100% के ऊपर नहीं हो सकता।
इफ इट इज मोर देन 100% आपको 100% ही पकड़ के चलना है। इस केस में क्या मतलब हुआ कि आपको पूरा का पूरा क्लेम मिल जाएगा, बिकॉज 30 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आपने ध्यान देने की बात यह है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो एक्स्ट्रा अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट दिया हुआ था तो आपको 30 लाख के ऊपर का क्लेम मिल जाएगा, क्योंकि पिछले समय में हमने देखा 100.33% कुछ था, 100 से ऊपर था बेसिकली अमाउंट वो। तो आपने ध्यान देने वाली बात यह है कि जितना लॉस हुआ है उसके ऊपर आपको क्लेम कभी नहीं मिलेगा। 30 लाख रुपए इसमें आ गया आंसर नंबर 1। अब अगर उसमें पॉलिसी एक्सेस दिया हुआ 10,000 रुपए, तो वो 10,000 माइनस कर देंगे, वो पॉकेट से पे करना है उसको। तो 29,90,000 का क्लेम मिलेगा अगर उस पॉलिसी के अंदर एक्सेस क्लॉज है 10,000 रुपए का। परसेंटेज डेप्रिसिएशन अगर साल्वेज 20% है, तो अब अभी जो पिछले 5 क्वेश्चन हमने करे उसमें साल्वेज 0 पकड़ा था हमने। तो अगर स्ट्रेट लाइन मेथड से हम 20% का साल्वेज पकड़ लेते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला हमने कॉस्ट अप्रोच के अंदर भी किया और इससे पहले बहुत बार किया है स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन निकालने का, तो क्या हुआ 100% माइनस साल्वेज मतलब कि 80%, और एज हमारी है 15 साल की, टोटल डिवाइड बाय लाइफ 60 साल की हो गई। तो टोटल जो परसेंटेज डेप्रिसिएशन आएगा बिल्डिंग के ऊपर एज्यूमिंग साल्वेज ऑफ 20% इज 20%। तो आंसर इस केस में क्या आएगा 20%। देखिए जो केस स्टडी नंबर 3 हमारी जो है, ये केस स्टडी नंबर 2 से एग्जैक्टली सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया है जो कि है री इंस्टेटमेंट क्लॉज। तो अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी कभी इंश्योरेंस वैल्यूएशन आप कर रहे हैं, तो आपने रियल लाइफ के अंदर भी और एक्चुअल केस स्टडी के अंदर भी एग्जाम परस्पेक्टिव से भी ये री इंस्टेटमेंट क्लॉज जरूर ढूंढना है वहाँ पे। तो अगर आपने री इंस्टेटमेंट क्लॉज आ गया उसके अंदर, तो उसका क्या मतलब है, उससे पूरी केस स्टडी पूरा मेथड ही बदल जाएगा। तो छोटे से कॉन्सेप्ट से आपको पूरा मेथड बदल जाएगा, इसलिए मैं आपको ये केस स्टडी एक और एग्जांपल में दे रहा हूँ। इसमें आप देखिए डाटा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है केस स्टडी नंबर 2 से। और जो जिन्होंने मेरे पिछले सेशन पढ़े हैं उनको पता है कि री इंस्टेटमेंट क्लॉज अगर पॉलिसी में आ गए तो मतलब कि डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो मतलब कि उसमें जैसे जीरो डेप पॉलिसी होती है उस तरह से वो काम करती है। तो डेप्रिसिएशन की वजह से उसको पूरी वैल्यू पकड़ी जाएगी बेसिकली प्रॉपर्टी की। तो हम नॉर्मली ये एज्यूम करते हैं कि रीइंस्टेटमेंट क्लॉज अच्छा होता है, तो उससे आपको क्लेम ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि प्रीमियम भी ज्यादा होता है। जो भी पॉलिसीज रीइंस्टेटमेंट क्लॉज की होती हैं उसमें डेप्रिसिएशन के लिए कंपनी डिडक्शन नहीं पकड़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता है। तो लेकिन इस क्वेश्चन को जब केस स्टडी को करेंगे आपको समझ में आएगा कि ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ये बेनिफिशियल है। कभी कभी री क्लॉज की वजह से आपका जो बेनिफिट है, आप प्रीमियम भी ज्यादा दे रहे हैं और अब क्लेम भी कम मिल सकता है। तो अब पिछले केस स्टडी में हम ये किया था, इसमें हमें पूरा पूरा क्लेम मिल गया था फायर इंश्योरेंस का। 30 लाख का नुकसान हुआ, 30 के 30 लाख मिल गए थे। अभी यहाँ देखते हैं कि हमको 30 लाख पूरे मिलते हैं, कम मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, और री इंस्टेटमेंट क्लॉज की वजह से कैसे ये केस स्टडी को हम सॉल्व करेंगे। तो वही सेम डाटा है, 1,61,00,000 की पूरी जो इंश्योर्ड वैल्यू है। फैक्ट्री की जो एरिया है वो 1400 स्क्वायर मीटर है, 15 साल पुरानी फैक्ट्री है। रिप्लेसमेंट रेट आपको दे रखा है 18,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर। फायर लॉस 30 लाख का दे दिया है। लाइफ आपको दे दी है 60 साल की, सेम वही। साल्वेज वैल्यू 10% दे रखी है, प्रिंस फाउंडेशन 15% दिया हुआ है। और क्लेम पेबल निकालिए, और क्लेम पेबल इफ पॉलिसी एक्सेस 10,000 रुपीज। देखिए अब बाकी चीजें मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ जो पिछले केस स्टडी में की, कुछ चीजें एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती हैं इसके अंदर। बट मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए केस स्टडी डाली है, बट ये केस स्टडी 8 नंबर की 10 नंबर की भी आ सकती है। तो डाटा लिख लीजिए पहले एज यूजुअल सारा सारा। अब पहले रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग 1400 रुपये स्क्वायर मीटर, 1400 स्क्वायर मीटर का एरिया है, और 18,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर का आपका इसके अंदर रिप्लेसमेंट रेट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या हो गया, 2,52,00,000 की टोटल की बिल्डिंग की वैल्यू आ गई। अब फाउंडेशन कॉस्ट हमें माइनस करनी है। फाउंडेशन कॉस्ट जो है वो इंश्योरेंस के अंदर कवर नहीं होती, वो इंश्योरेबल वैल्यू के अंदर नहीं पकड़ते उसको, ये पता है हमें कॉन्सेप्ट। तो 15% निकालेंगे जब 2,52 का, तो बनता है 37,80,000 रुपये। तो ये आपकी बन गई फाउंडेशन कॉस्ट। अब जब हम इसमें से पूरी बिल्डिंग में से फाउंडेशन कॉस्ट निकाल देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी आरसीएन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट न्यू ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन कॉस्ट, जो कि बनती है 2,14,20,000 रुपए। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन केस स्टडी नंबर 2 और केस स्टडी नंबर 3 दोनों सेम है। अब ट्विस्ट आएगा इसके बाद। अब देखिए यहाँ पर हमने क्योंकि री इंस्टेटमेंट क्लॉज डाल दिया, तो जो पिछले केस स्टडी में हमने डेप्रिसिएशन को लेके जो निकाला था, वो पूरी मैथमेटिक्स करी थी, कैलकुलेशंस करी थी, वो सारी की सारी यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। तो जहां पर जो हम डेप्रिसिएशन का कोई कोई इम्पैक्ट नहीं है,
डेप्रिसिएशन आपको चाहे दे भी रखा है एग्जाम में, स्ट्रेट लाइन मेथड है, कुछ दे रखा है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपने डेप्रिसिएशन को टच ही नहीं करना है अगर उसमें री इंस्टेटमेंट क्लॉज ऑफ द पॉलिसी आ गया है। तो सीधा हम जंप करेंगे अंडर इंश्योरेंस क्वेश्चन के ऊपर। अब सम इंश्योर्ड हमें कितना दिया हुआ है, 1,61,00,000 रुपए, और हमने जो इंश्योरेबल वैल्यू निकाली है बिल्डिंग की बिफोर डैमेज, वो निकली है 2,14,20,000 रुपए। तो अब इस केस में क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने माइनस नहीं करा तो प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ गई जिस दिन नुकसान हुआ, तो उसकी वजह से अंडर इंश्योरेंस क्वेश्चन आपका आ गया 75.16% या 0.7516, जो भी आप कहना चाहें, एक ही बात है। तो अब इसमें देखिए आपको इतना ही अमाउंट क्लेम मिलेगा, तो क्लेम पेबल कितना होगा, 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 75.16%, जो कि 22,54,000 ही मिलेंगे इसमें आपको, ना कि 30 लाख मिल जाएगा जो पिछले केस में मिल रहा था। और अगर इसमें पॉलिसी एक्सेस दिया हुआ है 10,000 रुपए का, तो 10,000 आपको और पॉकेट से पे करना है। तो टोटल आपको कितना मिलेगा, 22,44,000 रुपए का ही अमाउंट उसमें आपको मिल पाएगा। तो इसमें ये समझा हमने कि री इंस्टेटमेंट क्लॉज का इम्पैक्ट क्या है, और री इंस्टेटमेंट क्लॉज हमेशा बेनिफिशियल नहीं होता, कभी कभी ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी वजह से क्लेम पेबल कम भी हो सकता है, आप प्रीमियम भी फालतू पे कर रहे हो, क्लेम भी कम हो जाएगा। एक और केस स्टडी देखते हैं। वन फैक्ट्री गॉट डैमेज, एक फैक्ट्री है उसको नुकसान हो गया, सम इंश्योर्ड 50 लाख का दिया हुआ है, क्लेम मेड बाय द ऑनर इज 10 लाख रुपए। जो सम इंश्योर्ड है इंश्योरेंस पॉलिसी 50 लाख है, लेकिन नुकसान 10 लाख का हुआ है, एक्चुअल फायर लॉस। प्रॉपर्टी इज 20 ईयर्स ओल्ड, 20 साल पुरानी बिल्डिंग है, एज देती है आपको। प्रेजेंट रिप्लेसमेंट रेट ऑफ ए सिमिलर न्यू बिल्डिंग इज 7,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। आरसीएन आपको रेट दे दिया 7,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। बिल्टअप एरिया 2,000 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 2,000 स्क्वायर फीट दिया हुआ है। देखिए ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर आपको ये जो रेट है वो स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, यहाँ पर ये स्क्वायर फीट दिया हुआ है। लाइफ ऑफ बिल्डिंग 40 साल दी हुई है। अब स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं स्क्वायर फीट और स्क्वायर मीटर, तो अपने यूनिट्स हमेशा ध्यान रखने हैं। निकालना क्या है, रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, क्लेम अमाउंट टू बी अप्रूव्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो अब पहला इसमें जब डाटा लिखेंगे आप तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बिल्टअप एरिया 2,000 स्क्वायर फीट दिया हुआ है, तो आपको इसको 10.76 से डिवाइड करके 185.85 स्क्वायर मीटर की वैल्यू निकालनी है। 99% स्टूडेंट्स यही गलती कर जाते हैं, बिकॉज एग्जाम में स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, और फ्लो के अंदर वो सोचता है कि सारा का सारा स्क्वायर सेम यूनिट्स में ही है, तो और वो लगता है बड़ा आसान है, तो 7,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 करके प्रॉपर्टी की वैल्यू वो निकाल लेता है। अब इसमें सैलवेज वैल्यू दे नहीं रखी है, तो हम इसमें फाउंडेशन कॉस्ट के ऊपर कुछ कमेंट नहीं दिया हुआ इसके अंदर, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, ना सैलवेज ना फाउंडेशन कॉस्ट। सिंस बिल्कुल ही ये इसके ऊपर साइलेंट है क्वेश्चन, तो आपने दोनों को ही एज्यूम करना है निल, ये आप इसमें निल एज्यूम करिए अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन में साइलेंस रखी हुई है उसके ऊपर। और पॉलिसी डाटा क्या दिया हो, 50 लाख रुपए सब इंश्योर्ड है, क्लेम कितना है, 10 लाख रुपए का। आरसीए निकालेंगे पहले बिल्डिंग का। बिल्डिंग का एरिया कितना हुआ है, 185.87 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय 7,000 रुपए, तो 13,01,000 रुपए का इसमें टोटल आ गया वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग। फाउंडेशन कॉस्ट निल है। उसके बाद परसेंटेज डिप्रिसिएशन जो है वो हमारी एज दे रखी है 20 साल, टोटल लाइफ 40 साल है, सालवेज 0 है, तो 50% का आ गया आपका परसेंटेज डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन अमाउंट कितना आ गया, 13 लाख का 50% कितना बनेगा, 6,50,000 रुपए, ये 5,000, 6,6.505 लैक्स, ये आपका आ गया डेप्रिसिएशन अमाउंट ऑफ द बिल्डिंग, एज्यूमिंग कि 50% एज होगी लाइफ की। इंश्योरेबल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर डैमेज क्या होता है, हमें पता है कि आरसीएन ऑफ द बिल्डिंग माइनस डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस फाउंडेशन कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन अमाउंट आपका 6.50 है, और फाउंडेशन कॉस्ट आपकी 0 दे रखी है एग्जाम में, क्वेश्चन में हमने एज्यूम करी है इसके अंदर। तो जो इंश्योरेंस वैल्यू है, इंश्योरेबल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है, वो 6.505 लैक्स हो गई। अब सिंस सम इंश्योर्ड जो आपका है 50 लाख रुपए है इसके अंदर, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी बिफोर डैमेज आपका इसमें कितना है, 6.505। तो अब हमने पहले भी एक केस स्टडी करी थी कि सम इंश्योर्ड ज्यादा है आपका, तो अंडर इंश्योरेंस क्वेश्चन क्या है, इसमें है ही अंडर इंश्योरेंस क्वेश्चन, तो ओवर इंश्योरेंस हो रखी है इसमें आपकी। तो अगर ओवर इंश्योरेंस है तो एक्चुअल लॉस से ऊपर नहीं जाएगा आपको वो, किसी भी सूरत के अंदर, जो एक्चुअल लॉस ऑफ द लॉस है उसमें, उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो क्लाइंट विल गेट फुल अमाउंट इक्वल टू डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बिफोर डैमेज 6.50 अगेंस्ट क्लेम अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज। तो देखिए ध्यान रखना है आपको इसमें कि सिंस इसमें री इंस्टेटमेंट क्लॉज नहीं है, अगर इसमें री इंस्टेटमेंट क्लॉज होता तो फिर आपको इसमें क्लेम ज्यादा मिलता, यहाँ पर बेनिफिट होता है यहाँ पे री इंस्टेटमेंट क्लॉज से, लेकिन री इंस्टेटमेंट क्लॉज नहीं है, उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है बिल्डिंग का वो
कम हुआ है बेसिकली, वो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे मार्केट वैल्यू निकालने के लिए, तो 6.50 का एक्चुअल लॉस हुआ है। तो उसने जो क्लेम किया उससे मतलब नहीं है, एक्चुअल लॉस एट द टाइम ऑफ फायर जो हुआ है वो हुआ है 6,50,000 रुपए। तो ये आपका आंसर आ गया 6.50 लाख इस क्वेश्चन में। तो अगर मान लीजिए if policy is made only for superstructure assuming 50% foundation cost, then claim payable is 15% of the depreciated outside of the building। अगर 15% का इसमें बिल्डिंग कॉस्ट होती मान लीजिए कि सब 15% फाउंडेशन है तो भी आप इसमें से माइनस करते और एक क्लेम और कम हो जाता है। यहाँ पे क्लेम अमाउंट जो क्लेम पेबल था वो और भी कम हो जाता। तो उसके साथ ही हम आज का ये इंश्योरेंस वाला जो चैप्टर है वो भी खत्म कर रहे हैं और आज सेशन भी खत्म कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको इंश्योरेंस वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। 3 मार्क्स की थ्योरी है और उसमें से केस स्टडी आने की भी संभावना काफी हद तक रहती है और ये कॉन्सेप्ट मल्टीपल केस स्टडीज में लगते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एनवायरमेंटल इश्यूज ऑफ वैल्यूएशन, जो कि स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा उसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन जिस तरह से हम उसको पढ़ाएंगे बहुत ही सिंप्लीफाई कर देंगे उसको, और थ्योरी में आपको कोई नंबर नहीं कट सकता, और उसमें से अगर क्वेश्चन की स्टडी आ जाती है तो वो भी आप 100% उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है और बहुत सारे आर्ग्यूज उसके ऊपर बहुत टाइम नहीं लगाते हैं। तो हम जिस तरह से आपको पढ़ाएंगे, मेरे जो स्टूडेंट्स बोलते हैं, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि सर हमने कहीं नहीं पढ़ा था। तो इंग्लिश में हमने ऑलरेडी डाल रखा है, हिंदी के अंदर हम इसको पढ़ाएंगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमने जो एमसीक्यूज का लिंक डाल रखा है नीचे, उसको भी आप प्रैक्टिस करिए, वीडियो देखिए, और नीचे जो हमने एमसीक्यूज मोबाइल ऐप पे डाल रखे हैं अपने, तो उसको साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको जो वीडियो में आपने पढ़ा है उसको आप हाथ की हाथ एमसीक्यूज में एप्लीकेशन के बेस पे आप उसको टेस्ट कर सकें और अपने जो कॉन्सेप्ट्स को है अच्छे से और दिमाग में फिट कर सकें। तो वीडियो देखिए, एमसीक्यू देखिए, उसके एमसीक्यू का करिए, उसके बाद टेस्ट, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। विश यू ऑल दी बेस्ट और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ एनवायरमेंटल के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद।